नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो देखिए, जो आज की क्लास है इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और लगभग ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक वीडियो और आएगी, एक क्लास और आएगी और इसी के साथ में जो आपका बायोकेमिस्ट्री है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा प्रोटीन है ये किसका बना होता है, ये हमारा बना होता है एमाइनो एसिड का। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन है ये किससे मिलके बना होता है, ये हमारा मिलके बना होता है एमाइनो एसिड का। ठीक है, एमाइनो एसिड का जो है ये मिलके बना होता है। तो देखिए जो हमारा घर है, ठीक है, जो हमारा घर है किसके साथ में, ये हमारा ब्रिक के साथ बना होता है। ठीक है, जो ईंट होती है, जब बहुत सारे जो ईंट है उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, सीमेंट के माध्यम से, बालू के माध्यम से, तो घर बन जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह जब ढेर सारे एमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो सब यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, तो ये होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्टडी ऑफ एंजाइम। ठीक है, जब हम एंजाइम की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा आंसर है एंजाइमोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि जब हम एंजाइम की स्टडी करते हैं तो उससे हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए जो है इनकी स्टडी हम करते हैं, तो ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है। और यहाँ पे दिया गया है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो देखिए जो भी एटीपी वगैरह होते हैं, ठीक है, आपका एटीपी हो गया या फिर ऐसे सब्सटेंस हो जाए, ऐसे यहाँ पे बायो मॉलिक्यूल्स हो गए जिनसे कि एनर्जी रिलीज होती है, जो उनकी स्टडी है वो हम करते हैं किसमें, वो हम करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एंजाइम इज नोन एज एंजाइमोलॉजी। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोटीन कहाँ बनती है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो देखिए जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम है ये हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए जो फटाफट क्वेश्चन है उनको हम कर लेते हैं। प्रोटीन जो है ये किसके बने होते हैं, ये किसके पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमर होते हैं किसके, अमाइनो एसिड के। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो भी आपके प्रोटीन है ये किसके बने होते हैं, ये अमाइनो एसिड के बने होते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि रोल ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या रोल है, तो यहाँ पे दिया गया कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू सेल एंड टिश्यू। ठीक है, तो जो भी हमारी सेल है, टिश्यू है, ये इनका फ्रेमवर्क बनाता है। ये हमारा एंजाइम की तरह भी काम करता है, हार्मोन की तरह भी काम करता है। ये जो भी हमारे रिसेप्टर होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रोल होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए सिंपल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जब हम इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो इसका फिर से यहाँ पे यूनिट यानी कि इसका ब्रेकेज नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, तो एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, हिस्टोन हो गया, ये सभी सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, आप इसको याद रखें। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन जो है ये सभी सिंपल प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोटीन दैट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ओनली अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी प्रोटीन अगर हम उनको पानी में डिजोल्व करेंगे तो उससे हमें केवल क्या मिलेगा, अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा। ऐसी प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रोटीन को हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि ऐसी प्रोटीन अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें अल्फा अमाइनो एसिड मिलेगा। ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि केराटिन जो है ये किस में पाया जाता है। तो देखिए केराटिन जो है ये एक प्रोटीन होता है और ये हमारे बालों और जो हमारी नल होती है, नाखून होती है, उसमें पाया जाता है। तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा केराटिन है ये एक प्रोटीन है और ये हेयर और नेल में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पूछा गया है कि कोलेजन किस में पाया जाता है, कोलेजन इज फाउंड इन, तो ये भी हमारा प्रोटीन है। ठीक है, कोलेजन भी हमारा प्रोटीन है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे बोन में पाया जाता है, साथ में स्किन में पाया जाता है। बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है कि जो हमारा कोलेजन है ये बोन और स्किन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। हिस्टोन जो है ये किस तरह का प्रोटीन है, ये सिंपल प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है या फिर डिराइव्ड प्रोटीन है। तो देखिए जो हमारा हिस्टोन है ये हमारा सिंपल प्रोटीन होता है। ठीक है, सिंपल प्रोटीन का ये एग्जाम्पल है। तो अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया है कि सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन। तो देखिए यहाँ पर हिस्टोन लिखा हुआ है, तो ये हमारा सिंपल प्रोटीन है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर एक बार फिर से वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि प्रोटीन कंबाइन विथ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटीन है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे पहले से प्रोटीन है, ये अगर किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ में कंबाइन करती है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन है और अगर ये किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के, ठीक है, साथ में कंबाइन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उससे हम कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंजुगेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक आपका प्रोटीन पार्ट होता है और एक आपका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसी को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन का ऐसा पार्ट जो कि यहाँ पे प्रोटीन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। तो कंजुगेटेड प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है न्यूक्लियो, ठीक है, इसमें न्यूक्लियो भी है प्लस प्रोटीन भी है, इसमें ग्लाइको भी है प्लस प्रोटीन भी है, इसमें लाइपो भी है प्लस प्रोटीन भी है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो इनका नाम देखिए, इसमें दो नाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, एक आपको लाइपो, एक आपको दिख रहा है प्रोटीन दिख रहा है। तो जो आपका ये लाइपो पार्ट है ये आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये आपका प्रोटीन जो है ये आपका प्रोटीन वाला पार्ट है। तो जो आपका यहाँ पे नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है इसी को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन है इसमें क्या होता है, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में न्यूक्लिक एसिड होता है। आपका यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन में इसमें क्या होगा, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा। जो हमारा यहाँ पे लाइपोप्रोटीन है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट के रूप में हमारा लिपिड रहता है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन के, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप फाउंड इन, ठीक है। तो देखिए जो हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए है, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल नाम से क्लियर है कि वो है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन है ये हमारा कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। इसमें एक प्रोटीन का पोर्शन होता है, एक यहाँ पे आपका नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है जिसको कि हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया ग्लाइकोप्रोटीन दिया गया है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, यहाँ पे आपका लाइपोप्रोटीन में लिपिड रहता है और यहाँ पे दिया गया मेटालोप्रोटीन, इसमें आपका मेटल रहता है। तो सब कुछ बिल्कुल नाम से यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया कि प्रोटीन सॉल्यूबल इन वाटर। तो ऐसे कौन से प्रोटीन है जो कि यहाँ पे पानी में सॉल्यूबल है, घुलनशील है। तो एल्बुमिन, हिस्टोन और प्रोटामिन जो है ये सभी पानी में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो भी प्रोटीन होते हैं वो सभी पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, वो घुलते नहीं है। तो आपका एल्बुमिन हो गया, हिस्टोन हो गया और प्रोटामिन जो है ये सभी सॉल्यूबल प्रोटीन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जो आपका प्रोटीन है इसका सिंपलेस्ट यूनिट कौन सा है, यहाँ पे दिया गया है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, फैटी एसिड एंड नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो हमारा सिंपलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, प्रोटीन का वो कौन सा होता है, वो होता है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो देखिए जो हमारी बॉडी है इसका बेसिक यूनिट क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट क्या है, वो होता है सेल, ठीक है। तो कोई भी आपका यहाँ पे बॉडी हो गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म हो गया, जीव हो गया, वो सेल से मिलके बना होता है, ठीक है, वो हमारा कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ठीक उसी तरह जो हमारा प्रोटीन है ये हमारा एमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये बात आपको जिंदगी भर आपको नहीं भूलना है कि जो हमारा प्रोटीन है ये किसका बना होता है, ये अमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया कि प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम, ठीक है। तो जो हमारे प्रोटीन्स है ये कितने अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ऑप्शन दिया गया है 20, 25, 22 या फिर 33। तो देखिए जो भी प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारा 20 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि कोई भी जो आप प्रोटीन है वो टोटल 20 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसमें से न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, तो देखिए न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है ये ना बेसिक होते हैं और ये ना एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइसिन हो गया, एलानाइन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड के। ग्लाइसिन, एलानिन एंड ल्यूसिन जो है ये सभी हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड। तो बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल कौन है, वो है आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है। ये दोनों केवल बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। आर्जिनिन और जो आपका लाइसिन है ये हमारा बेसिक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो हमारा आर्जिनिन हो गया साथ में आपका यहाँ पे लाइसिन हो गया, ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे बिल्कुल नाम से क्लियर है, एस्पार्टिक एसिड,
ग्लूटामिक एसिड, तो ये दोनों जो है वो हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है, तो इसमें से कौन से ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें कि सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, सिस्टीन, ये भी सिस्टीन है और ये है मेथियोनिन, तो ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, सिस्टीन ये भी है, सिस्टीन ये भी है, और मेथियोनिन जो है इनमें सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि ये ऐसे अमाइनो एसिड है जिनमें कि सल्फर पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अमाइनो एसिड नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी, तो ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं और इनको हमें अपने डाइट के माध्यम से, ठीक है, अपने मील के माध्यम से, अपने खाने के माध्यम से इनको हमें लेना होता है, तो इन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं और इसी को हम इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम इनडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है। तो देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है ज़्यादातर वो हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड का दिया रहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो टोटल हमारे पास कितने अमाइनो एसिड है वो है 20। ठीक है, हमारे पास कितने अमाइनो एसिड है वो है 20। तो इसमें से कितने ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि यहाँ पे एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है 8। ठीक है, तो 8 अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 20 - 8 कितना हो जाएगा 12, तो 12 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके पास सभी तरह के ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि जो हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड है 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड, ये सभी अमाइनो एसिड किस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं केसिन में। ठीक है, केसिन जो है ये एक प्रोटीन होता है और ये पाया जाता है मिल्क में। ठीक है, तो जो यहाँ पे मिल्क का यहाँ पे कैसीन है, प्रोटीन है, इसमें सभी तरह के जो यहाँ पे एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया द चार्ज इज 0 ऑन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो जो हमारा अमाइनो एसिड होता है इस पर चार्ज कब 0 होता है। ठीक है, इस पर चार्ज कब 0 होता है, तो देखिए जो हमारा अमाइनो एसिड है इसमें हमारा NH2 ग्रुप भी होता है और इसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, NH2 और COOH ग्रुप जो है वो होता है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे NH2 ग्रुप है अगर इसका नंबर ज़्यादा होगा तो जो हमारा यहाँ पे अमाइनो एसिड है ये हमारा बेसिक हो जाएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज़्यादा होगा तो जो हमारा पे अमाइनो एसिड है वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनके ऊपर चार्ज भी होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे कि जो हमारा अमाइनो एसिड है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, या फिर कहें कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच जो है इस पे जो हमारा अमाइनो एसिड है इस पे जो भी चार्ज है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस पर कैटायन प्लस एनायन जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट द अमाइनो एसिड हैज़, तो अगर तो देखिए अगर यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है तो इसमें जो हमारा यहाँ पे अमाइनो एसिड है इसमें कैटायन इज इक्वल टू एनायन, यानी कि जो इसमें आपका कैटायन है उनका नंबर और जो यहाँ पे एनायन है उनका नंबर दोनों बराबर हो जाता है, तो इसलिए जो यहाँ पे नेट चार्ज है वो 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, तो इसका यहाँ पे दिया गया बायूरेट, निनहाइड्रीन एंड जेंथोप्रोटोइक, ये सभी रिएक्शन होते हैं प्रोटीन के। तो इस तरह के जो क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे रिएक्शन का जो नाम है हमने उसको यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। चलिए तो यहाँ पे दिया गया कि पॉलीमर ऑफ 10 अमाइनो एसिड, तो अगर कोई पॉलीमर है 10 अमाइनो एसिड का तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और अगर कोई पॉलीमर है 100 अमाइनो एसिड का, ठीक है, 100 अमाइनो एसिड का या फिर इससे ज़्यादा के तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 अमाइनो एसिड है तो इन्हें हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, और अगर ये हमारे 100 से ऊपर है या फिर 100 है तो ये हमारा प्रोटीन बना देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, तो देखिए जो भी अमाइनो एसिड होते हैं ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जो हमारे अमाइनो एसिड है ये किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो देखिए जब अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जब अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में इस तरह जो है वो यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं।
कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए ये हमारे हो गए, ठीक है, ये हमारे हो गए अमाइनो एसिड जो है ये आपस में यहाँ पे जुड़े हुए थे, लेकिन जब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, हमने जो यहाँ पे चैन बनाया है ये बिल्कुल यहाँ पे चैन हमारा सीधा था, लेकिन जब ये चैन इस तरह का हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर जो है वो आपका इस तरह का हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फोल्डिंग अ प्रोटीन चेन टू फॉर्म ए टाइट एंड कॉम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे अमाइनो एसिड है जब ये 3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, जब आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड इस तरह ज्वाइंट है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, और यहाँ पे आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारा सेकेंडरी रहता है। उसके बाद अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपका जैसे ऊन का गोला होता है, ठीक है, ऊन का आपने देखा होगा गोला होता है, ऊन का गोला जो है ये अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया कि ऑन डीनेचुरेशन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर दें, ठीक है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, ठीक है, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हीट दे दें तो जो भी इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जो इसका यहाँ पे टर्सरी स्ट्रक्चर है ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर है ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑन डीनेचुरेशन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्टेड। तो अगर हम यहाँ पे प्रोटीन को गर्म करते हैं तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर जो कि प्रभावित नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए जब अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 8 कैलोरी एंड 10 कैलोरी। ठीक है, तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 4 कैलोरी। ठीक है, तो देखिए 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, जो लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये 16.8 जूल की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे दिया गया नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, हेल्प इन इम्यूनिटी। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो सही है। तो देखिए प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जो भी जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो प्रोटीन शेक पीते हैं। किस लिए पीते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी बनानी है, तो और बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया कि नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर इंडियन एडल्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि अगर कोई यहाँ पे इंडियन एडल्ट है, कोई यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन की। ऑप्शन दिया गया 5 ग्राम पर डे, 4 ग्राम पर डे, 3 ग्राम पर डे या फिर 1 ग्राम पर डे। तो कम से कम 1 ग्राम जो प्रोटीन है वो हमें पर डे लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि डिजीज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, अगर प्रोटीन सही से ना मिले, ठीक है, प्रोटीन जो है अगर ये यहाँ पे सही मात्रा में ना मिले, एनर्जी सही मात्रा में ना मिले, तो क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, देखिए जो हमारा यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन इसी को हम कहते हैं कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो क्वासिओरकर हो जाएगा, मैरेस्मस हो जाएगा, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया गया है, नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्वासिओरकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन का सही से हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। फिनाइल कीटोनूरिया हो जाएगा, एल्केप्टोनूरिया हो जाएगा, टायरोसिनोसिस हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का सही तरीके से मेटाबॉलिज्म ना हो। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनमें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, फैट है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए जो हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, इसी में क्या होता है, इसी में हमारा पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ग्लाइकोजन जो है ये किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर प्लांट दिया गया है, एनिमल दिया गया है, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया गया है एंड नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो हमारा ग्लाइकोजन है ये केवल एनिमल में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल एनिमल में पाया जाता है, ये प्लांट में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी।
ठीक है। तो एनर्जी का चीप सोर्स कौन होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि द प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, ठीक है। प्रपोर्शन जो है वो कितना होता है, तो वो होता है 2:1, ठीक है। 2:1 का जो है वो यहाँ पे रेशियो होता है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन 1 होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो 2 होगा, ठीक है। तो ये इसका रेशियो होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंटेन ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं इनमें केवल एक ही मॉलिक्यूल होता है शुगर का, ठीक है। बाकी जो हमारा यहाँ पे डाइसेक्राइड हो गया, इसमें शुगर का 2 मॉलिक्यूल होता है। जो हमारे यहाँ पे ओलिगोसेक्राइड है इसमें 2 से 10 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और अगर 10 से ऊपर मॉलिक्यूल होगा तो हमारा हो जाएगा पॉलीसेक्राइड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, देखिए यहाँ पे डाई का मतलब क्या होता है 2, ठीक है। डाई का मतलब क्या होता है 2। उसके बाद अगर यहाँ पे 2 से ऊपर मॉलिक्यूल होगा यानी कि 2 से लेकर 10 तक, तो वो हमारा होगा ओलिगोसेक्राइड, और अगर 10 से ऊपर तो हो जाएगा पॉलीसेक्राइड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड, ठीक है। तो डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो है ये सभी डाइसेक्राइड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि अगर हम इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेगा शुगर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इल्ड ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो देखिए इल्ड का मतलब होता है निकालना या फिर उत्पादन करना, ठीक है। निकालना या फिर उत्पादन करना, ठीक है, ये इसका मतलब होता है इल्ड का। तो यहाँ पे दिया गया कि इल्ड ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो देखिए जब भी हम होमोपॉलीसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें केवल एक ही तरह का, ठीक है, एक ही तरह का जो है वो हमें शुगर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, होमो लिखा गया, मतलब एक समान इसमें सभी मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड के हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज जो है ये सभी हमारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, होमोपॉलीसेक्राइड के, ठीक है। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सभी हमारे एग्जाम्पल होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड के। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कौन सा ऐसा शुगर है जो कि नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है, इसका रिडक्शन नहीं किया जा सकता है। बहुत ये फेमस क्वेश्चन है। तो ये है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, इसका रिडक्शन नहीं किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं। बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही है कि जो हमारा सुक्रोज है इसको हम केन शुगर भी कहते हैं और टेबल शुगर भी कहते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। ऐसा कौन सा शुगर है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का सही से मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। और इससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो कि हैं, तो वो है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए आपके हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज लेवल है हमारे ब्लड के, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जो यूरिन है, ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होने लगता है, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ये सभी जो डिजीज है वो रिलेटेड किसके साथ में है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ में, ठीक है, एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, ठीक है। तो अगर यूरिन में शुगर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड शुगर है, ठीक है, ब्लड शुगर जो है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। पॉलीफैगिया क्या होता है, ठीक है, पॉलीफैगिया में क्या होता है कि जो भूख है वो बढ़ जाती है, ठीक है, एपेटाइट इंक्रीज। तो जो यहाँ पे शुगर के पेशेंट हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। पॉलीडिप्सिया क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, थर्स्ट जो है प्यास है वो बढ़ जाती है। पॉलीफैगिया हो गया, पॉलीडिप्सिया हो गया, एक पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। पॉलीयूरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिन लगती है, ठीक है, इसमें बार बार यूरिनेशन होता है, तो ठीक है। तो ये सभी डायबिटीज के साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80-120 होता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी चिपका दीजिए, 80 से 120 mg पर डेसीलीटर जो है
ये हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाली वैल्यू अगर आपको पता है 80 120, तो उसी को आप यहाँ पे चिपका दीजिए। 80 से 120 mg/dl जो है वो हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। ठीक है, तो ये सभी बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को करके आपको यहाँ पे मजा आया होगा। और एक क्लास जो है वो और अपलोड की जाएगी बायोकेमिस्ट्री की, और जो आपका सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।